दोस्तों नमस्कार। 1930 के दशक में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जब महार आंदोलन चलाया तो उनका उद्देश्य ये नहीं था कि वो सवर्णों के तालाब में पानी पी लें या दलित आबादी पानी पी ले, बल्कि उनका उद्देश्य केवल यह बताना था कि उस तालाब पर, उस संसाधनों पर सबका हक है, उस पर दलितों का भी हक है। आज के वीडियो में हम उसी कम्युनिटी की बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, सब दलितों के रहनुमा होने का दावा करते हैं। लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है, आज हिंदुस्तान में, आज इस देश में दलितों की क्या स्थिति है, उनका कितना रिप्रेजेंटेशन है, आज के वीडियो में सब कुछ देखेंगे, आंकड़ेवार देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान सरकार अपने दावों में कितनी पास है और कितनी फेल है। आइए शुरू करते हैं। कांग्रेस गरीब, दलित, वंचित, मजदूर, किसान के विकास के सामने हमेशा दीवार बन के खड़ी है। दोस्तों मेरा नाम है आलोक त्रिपाठी। अक्सर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दावा करते हैं कि दलितों की स्थिति बहुत तेजी से सुधर रही है। वो अपनी कई योजनाओं का नाम लेते हैं और योजनाओं के बल पर इस बात का दावा करते हैं कि भारत में दलितों की स्थिति लगातार सुधर रही है और बदस्तूर यही स्थिति जारी रही तो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ये दावा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन इस दावे का सच जानने के लिए आपको आंकड़ों के लेंस से गुजरना पड़ेगा। आंकड़े सब कुछ सही कहते हैं, आंकड़े वस्तुनिष्ठ होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनके अंदर पूर्वाग्रह का चश्मा नहीं होता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि दलित क्या होते हैं। वैदिक परंपरा के हिसाब से वो वर्ग जो सेवा करता है और वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर होता है। ये मेरी अपनी राय नहीं है, जो परंपरा चली आ रही है वैदिक परंपरा, उसके अनुसार उस डिफिनीशन को मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ। हालांकि मैं इस डिफिनीशन को सिरे से नकारता हूँ। 2011 की जनगणना के हिसाब से दलितों का परसेंटेज इस देश में तकरीबन 16.6% है। इस आंकड़े पर बहुत गौर करिएगा क्योंकि ये आंकड़ा आगे के वीडियो में बहुत काम आने वाला है। पूरे वीडियो में इस आंकड़े पर आप ध्यान रखिएगा कि भारत में दलितों की आबादी तकरीबन 16.6% है, यानी लगभग 17% है। लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन, उनके खिलाफ अपराध क्या है, इसके लिए आपको आगे के वीडियो में चलना होगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दलितों के खिलाफ होने वाले अपराध के मामले में। प्रधानमंत्री अक्सर दावा करते हैं कि दलितों के खिलाफ एक्सप्लॉयटेशन में, उत्पीड़न में कमी आई है, लेकिन एनसीआरबी का डेटा जो 2023 के वर्ष पर आधारित है 2025 में जारी होता है। लगातार 2 साल के डिले पर जारी होता है। पहला प्रोविजन यही है। लेकिन अगर उस आंकड़े की माने तो दलितों के खिलाफ अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। 2023 में दलितों के खिलाफ 57,789 केसेस को दर्ज किया गया है। पिछले साल 2022 में इन केसेस की संख्या 57,582 थी, यानी तकरीबन 0.5% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है दलितों के खिलाफ हो रही घटनाओं में। ये वो आंकड़े हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं, जो थानों में दर्ज होते हैं। आपको पता है कि अनगिनत आंकड़े, इसके कई गुना आंकड़े थाने में दर्ज ही नहीं होते। इसके अलावा अगर पर स्टेट बात करें तो उत्तर प्रदेश दलित उत्पीड़न में पहले नंबर पर है, जहां पर 15,130 केसेस को दर्ज किया गया है। राजस्थान और एमपी दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। इसके अलावा जातीय उत्पीड़न, मारपीट जैसी घटनाएं दलितों के साथ हो रही हैं। तकरीबन 18,437 घटनाएं 18,437 घटनाएं केवल इसलिए हो रही हैं कि दलितों को ये दिखाया जा रहा है कि आप जाति में नीचे हैं, आप कैसे बात करेंगे, आपकी हिम्मत कैसे हुई बात करने की। ये दलितों के साथ लगातार दिखाया जा रहा है। 2835 रेप केसेस दलित महिलाओं के साथ दर्ज किए गए हैं। ये आंकड़े हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं और आपको पता है कि इसके कई गुना आंकड़े रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि अपराधों के मामलों में सबसे ज़्यादा अगर अपराध किसी वर्ग के खिलाफ हो रहा है तो दलितों के खिलाफ हो रहा है। हालांकि महिलाओं और एसटीज के खिलाफ भी अपराध बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है, लेकिन इस वीडियो में हम दलितों की बात कर रहे हैं, इसलिए इन्हीं आंकड़ों पर स्टिक रहेंगे। अब हम बात करेंगे शिक्षण संस्थानों में दलितों की क्या स्थिति है। कितने प्रोफेसर्स दलित हैं, कितने असिस्टेंट प्रोफेसर दलित हैं और कितने कर्मचारी जो शिक्षण संस्थानों में काम करते हैं उनका संबंध दलित कम्युनिटी से है। 13 जनवरी 2023 को द प्रिंट ने एक आर्टिकल छापा। इस आर्टिकल में दावा किया गया कि देश की टॉप 5 IITs में दलित फैकल्टी की संख्या केवल 2% है। 98% संख्या पर अपर कास्ट काबिज हैं। एक जर्नलिस्ट हैं अंकुर पॉलीवाल, उन्होंने एक मैगजीन द नेचर में इस बात को लिखा और बताया कि दलितों का रिप्रेजेंटेशन शिक्षण संस्थानों में कितना कम है। हालांकि इस आर्टिकल को बहुत क्रिटिसाइज किया गया, बहुत इसके कंट्रोवर्सी भी हुई, लेकिन ये आंकड़े सर्वे पर आधारित हैं, RTI पर आधारित हैं और गवर्नमेंट डेटाज पर आधारित हैं। इसके अलावा 2018 की द प्रिंट की ही रिपोर्ट बताती है कि 57% फैकल्टीज सवर्ण कास्ट से, यानी जनरल कास्ट से बिलोंग करती हैं, जिनकी आबादी देश में 15 से 16% के बीच है। उनका रिप्रेजेंटेशन तकरीबन 57% के आसपास है और जिनकी आबादी 16.6% है, उनका रिप्रेजेंटेशन 2% के करीब है। इसके अलावा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करें
तो कुल मिलाकर 18,996 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ में एससी की संख्या केवल 1416 है, केवल 1416। अगर प्रोफेसर्स की बात करें तो 2533 प्रोफेसर हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ। इसमें जनरल के 1545 प्रोफेसर हैं और एससी के प्रोफेसर हैं 307, केवल 307। सब कुछ आंकड़े पर बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे उस लॉबी की जो देश की वास्तविक कार्यपालिका है, जो देश को चलाने का कार्य करती है, आईएएस और आईएफएस और आईपीएस लॉबी। टेलीग्राफ ने 28 मार्च 2023 को एक आर्टिकल लिखा। इस आर्टिकल में दावा किया कि आईएएस और जो टॉप सर्विसेज हैं, जिसमें आईएफएस आईपीएस जैसे सर्विसेज आती हैं, इसकी कुल पोस्ट हैं 4,365। 4,365 पोस्ट में एससी आबादी का रिप्रेजेंटेशन है केवल और केवल 334, यानी 7.6%, जबकि आरक्षण लागू है। ये मेरे समझ से परे है, ये भी आप इस पर विचार करिएगा। कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि अपराधों की स्थिति में दलितों की स्थिति क्या है, शिक्षण संस्थानों में स्थिति क्या है, नौकरशाही में उनकी स्थिति क्या है। मतलब ये है कि ये अंडर रिप्रेजेंटेशन है। और कई लोग ये दावा करेंगे मेरिट है, ऐसा है वैसा है, लेकिन एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा काज है जिनके साथ लगातार लंबे समय से उत्पीड़न जैसी घटनाएं होंगी। मेरिट जैसी चीज़ तब एग्जिस्ट करती है जब एक समान माहौल, समान वातावरण, समान शिक्षा, समान धन 2 व्यक्तियों में, 3 व्यक्तियों में, 4 व्यक्तियों में, 10 व्यक्तियों में बांटे, तब उनका देखा जाता है कि उनकी स्किल क्या है, उनकी मेरिट क्या है। लेकिन किसी को सदियों से उत्पीड़ित किया गया, शिक्षा से महरूम किया गया, तो फिर उसमें जो है मेरिट काम नहीं करती। मेरिट जैसी चीज़ वहाँ पर केवल मजाक बनाने का माध्यम बन जाती है। अब हम इस देश में धन की बात करेंगे। धन पर किसका कब्जा है? आप देखते होंगे अक्सर जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें ये बताया जाता है कि जो देश का टॉप क्लास है, यानी जो कैपिटलिस्ट वर्ग है, उसका कब्जा इस देश में कितना % है। लेकिन इसमें हम ये बात कर लेंगे कास्ट वाइज क्या स्थिति है। मई 2024 में जनसत्ता ने एक आर्टिकल छापा और एक सर्वे का दावा उसने किया, जिस सर्वे का टाइटल था टुवर्ड्स टैक्स जस्टिस एंड वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। इस आर्टिकल में दावा किया गया कि देश की संपत्ति का 85% सामान्य वर्ग के पास है, यानी जनरल वर्ग के पास जो देश का 15% है लगभग, उसके पास 85% संपत्ति है। और एससी आबादी जो देश की 16.6% है, उसके पास देश की संपत्ति का 2.6% है। यानी ये जिस तरह से ये असमानता या डिस्ट्रीब्यूशन की असमानता दिखाता है, ये भी तब दिखाता है जब 1947 के बाद कांग्रेस सरकार और कई सरकारों द्वारा भूमि सुधार कानून लाए गए, जमींदारी उन्मूलन कानून लाए गए। इसके बावजूद ये स्थिति एससी कम्युनिटी में है। और एसटी कम्युनिटी की अगर बात करें तो कोई बिलियनियर जो है एसटी कम्युनिटी से बिलोंग तक नहीं करता है। ये बहुत बुरी स्थिति है। हमने देख लिया कि एससी कम्युनिटी के खिलाफ अपराध कैसे होते हैं, हमने देख लिया कि शिक्षण संस्थानों में उनका रिप्रेजेंटेशन कितना है, हमने ये भी देख लिया कि वेल्थ में उनकी स्थिति क्या है। लेकिन हम अक्सर देख रहे हैं कि जो दलितों के रहनुमा होने का दावा करते हैं, चाहे वो मायावती की बात हो, चाहे वो चंद्रशेखर की बात हो, चाहे वो बीजेपी की बात हो, चाहे वो राहुल गांधी कांग्रेस की बात हो, या किसी भी वर्ग की बात हो, अखिलेश यादव की बात हो, ये जो रियल मुद्दे हैं, जो ये वास्तविक मुद्दे हैं, ये मुद्दे कब ये राजनीतिक उठाएंगे और इन मुद्दों का निवारण कब होगा? उठाना तो ठीक है, 1947 के बाद से ही बहुत सारे विद्वान ये कहते हैं कि दलितों की स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन अच्छी नहीं है तो अच्छा करने का प्रयास आप कैसे कर रहे हैं? आप किन मूलभूत सिद्धांतों को अप्लाई करके दलितों को अपलिफ्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, इसका ब्यौरा दीजिए। जब हम इस तरह से राजनीतिज्ञों से, हर पार्टी से सवाल पूछेंगे, तब जाकर इस देश में कुछ बदलाव होने की उम्मीद हो सकती है। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन भी करें, जिससे हमारी मदद हो और हम और अच्छा रिसर्च के साथ वीडियोज आपके समक्ष ला सकें। नमस्कार।